ये दिलाना मैं इसको फिर क्या बोल रहा हूँ। लिख देना सर। हाँ, पहले बोलेंगे प्रीवियस तो शुगर वाला इधर। अच्छा अच्छा, ऊपर है ठीक है। और ये नेक्स्ट बोलेंगे तो 25 सर। अभी बढ़ा दो। हाँ। देखिए प्रोजेक्टर तो अभी उतना सही से लग नहीं पा रहा है, मेनली ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इसके पहले सेल तो पढ़ाई होगा। अच्छा, सारे बच्चे इंटर पास है, 10+2 वाले हैं, ये कुछ अपेयरिंग भी हैं, सारे पास होंगे। सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, कोई जानता है सेल क्या होती है? कुछ थोड़ा सा हिंट कोई बताएगा? सर बताइए बताइए। सर इस बैठे बता रहे। हाँ स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। हाँ, ये जो सेल्स हमारे मतलब ठीक हमारे अंदर होते हैं, उससे बनकर ठीक है, ठीक बिल्कुल सर, इन्होंने सही बताया। देखिए, जैसे कि आप लोग एक मकान देखते हैं, बनता है मकान, किससे बनता है? ईंटों से बनता है, है सर। brick से। उसी तरह जो हमारे बॉडी भी होती है, छोटे छोटे, समझ जाइए, ब्रिक से बनी होती है। यस सर। उस ब्रिक को, यानी उस ईंट को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए वो क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं? जैसे कि आपका जो ईंटा होता है, ब्रिक होती है, वो क्या बनाता है? एक स्ट्रक्चर बनाता है मकान का, स्केल्स बनाता है मकान का। यस सेम चीज वैसे ही जो हमारी सेल्स होती हैं, वो क्या बना रही है? स्ट्रक्चर बना रही है पूरी बॉडी का। तो क्या हो गया? स्ट्रक्चरल यूनिट। यूनिट हो गई किसकी? स्ट्रक्चर, आकार की यूनिट हो गया, ठीक है। और फंक्शन भी करता है, जो सेल होती है तो कुछ ना कुछ सबका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। जो सेल होती है आपकी, आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि, क्वेश्चन आ गया ऑप्शन आपका कि विन वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक, या तो कह देगा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्या होगी? वो भी सेल होगी। बेसिक क्या सेल है? तो मान लीजिए आपका आ गया, आपका टिश्यू आ गया, ऑर्गन आ गया, सेल आ गया, ये सब ऑप्शन आ सकते हैं। तो चाहे टिश्यू आए, ऑर्गन आए, किससे बने? टिश्यू किससे बना हुआ है? वो भी सेल से बना हुआ है। ऑर्गन किससे बना हुआ है? बेसिक, वो भी सेल है। तो उसका ऑप्शन आंसर क्या होगा आपका? सर। सेल होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये चीज जान गए, ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, क्या होगी इसकी? सेल होगी। इसीलिए इसको हम लोग दो बार, हम यहाँ पे बकायदा बार बार बता रहे हैं, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार का, ठीक है। अब थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री पढ़ लेते हैं इसका, कि थोड़ा बहुत साइंटिस्ट का नाम पूछता है इसमें। अक्सर इसमें होता है, साइंटिस्ट नाम पूछता है कि किस साइंटिस्ट ने क्या खोजा या क्या देखा उसको पहली बार, किसने पहली बार नाम दिया, ठीक है। तो सबसे पहला नाम आता है हम लोग, किसको? सेल किसने देखा था यार? किसने डिस्कवर किया सबसे पहला? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने देखा था सेल को, ठीक है। लेकिन इसने कौन सी सेल देखा था? इसका अपना एक रेड सेल देखा था, हाँ। एक कॉर्क आता है, जानते हैं? कभी कभी देखे होंगे आप, बहुत पहले पढ़े होंगे कि जो होम्योपैथी के डिब्बी आती थी, छोटे छोटे कॉर्क की बोतल लगी होती है। या तो आजकल कभी कभी मैच सभी लोग देखते हैं, सब लोग देखते होंगे ना कि मैच जीत के तो सैंपन मिलती है, यस सर। और उसको खोलते हैं। तो जो उसमें ढक्कन लगा होता है ना, कॉर्क का होता है, इतना ऐसा करके खोलते हैं। सर। वो कॉर्क, उसमें कॉर्क सेल देखा था, ठीक है। तो कॉर्क क्या होता है? डेड होती है। कोई यदि मान लीजिए कि जो आप लोग इस पे डेस्क पे बैठे हैं, क्या है ये आपका? लकड़ी है, यस सर। हट गई तो मर गई इसमें लकड़ियां, कोई भी लिविंग सेल नहीं है, ठीक है। तो उसमें लिविंग सेल नहीं थी, डेड सेल थी, ठीक है।
तो हम लोग, और क्या था दूसरा, ये प्लांट था। प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल होती है। जो डेड सेल देखा था वो क्या थी, वास्तव में वो खाली सेल वॉल थी। कैसे बता रहे हैं देखिए, वो थोड़ा हनी कॉम लाइन स्ट्रक्चर थी। देखिए, तो मान लीजिए कोई आपके कोई उसकी है प्लांट सेल है, जो कॉर्क है, यदि वो जिंदा है, लाइव है, तो कैसा होगा, बाहर की ओर क्या होगी, सेल वॉल होती है, और अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन, या उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। तो जब तक वो जिंदा थी, जब तक तो वो लाइफ में कंडीशन था उसका कि वो जिंदा है सेल, ठीक है, यानी वो पेड़ में लगी हुई, पेड़ से कट गई तो क्या होगा, कि जो उसके अंदर का साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वो धीरे धीरे डेड हो जाएगा, वो हट जाएगा। ये आपका हट गया, ठीक है। तो अब बचा क्या, केवल सेल वॉल बची। तो एक्चुअल में जो रॉबर्ट हुक ने जिसको देखा था वो डेड सेल थी, और क्या था, केवल सेल वॉल थी, उसमें कोई लिविंग कंपोनेंट नहीं था। ठीक है। तो वही दिखा रहा है इसको कि हनी कॉम लाइक, जैसे कि आप छत्ता देखते हैं मधुमक्खी का, उसको पास से देखेंगे तो ऐसा ही होगा। उसी उसी टाइप की जो सेल वॉल होती है, तो उसने पहली बार उसी को देखा था। समझ रहे हो बेटा, यहाँ पे तो क्लियर है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो आपकी, जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी, कैसे देखा था, लिविंग सेल थी कि डेड सेल थी, कैसे थी, वो डेड सेल देखा था। चलिए ठीक है। अब ये सेल वर्ड आया किससे, एक्चुअली सेल वर्ड आया लैटिन वर्ड सेला से। ये देखिए सेला से। अक्सर इंग्लिश जो डिराइव हुई है, मैक्सिमम लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है, ठीक है। तो बेटा चलिए क्या, तो मैं आपको समझो सेल का क्या मतलब होता है वो बता दे रहे हैं। सेल, इसको इसका नाम सेल क्यों रखा गया, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं रख दिया। तो एक्चुअली जब इसने देखा रॉबर्ट हुक ने, तो क्या था, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए थे, ऐसे ऐसे, क्या थे, कंपार्टमेंट, माने छोटे छोटे कमरे टाइप के थे। तो जो सेल का वो लैटिन वर्ड होता है, उसका मतलब होता है मेनली कमरा। उसका क्या वर्ड, उसका मतलब होता है, उसका मतलब होता है स्टोरेज हाउस। कोई भी ऐसा कमरा जिसके अंदर सामान रख सके। जैसे कि आप, ये कमरा है, इसमें आप लोग टेबल रखें, कुछ भी रख दीजिए, आप लोग बैठ रहे हैं, जैसे यूज कर लीजिए। तो उसका मतलब क्या होता है, एक तरह से कमरा या स्टोरेज हाउस, स्टोरेज। तो इसीलिए इसका नाम उसने क्या रखा, सेल रखा, ठीक है। इससे इससे ये डिराइव हुआ है, सेला से दिखा हुआ है, लैटिन में सेला, उसी को फिर जब इंग्लिश में कन्वर्जन किया गया तो क्या हो गया, सेल हो गया। एक्चुअली लैटिन वर्ड वहां पर, इसे हम लोग बोलते यूज करते हैं अक्सर साइंटिफिक लैंग्वेज में या जूलॉजी या बॉटनी में लैटिन वर्ड यूज किया जाता है। जानते हैं क्यों यूज किया जाता है लैटिन वर्ड, पहला रीजन क्या है कि वो डेड लैंग्वेज है, कोई बोली नहीं जाती है, यानी कि उसमें जो कह दिया गया वो है, उसमें कोई नया सुधार नहीं होगा। ठीक है। जैसे हिंदी है, हिंदी मान लीजिए कुछ हम वर्ड रख दिए, तो उसको चेंज होता रहती है समय के साथ साथ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज आता रहता है। तो वैसे ही, लेकिन जो डेड लैंग्वेज होती है, वो तो जो डेड हो गई, इसका मतलब, डेड का मतलब क्या हुआ, मर नहीं गई, डेड का मतलब बोली नहीं जाती है कहीं पे। ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सेल है लैटिन वर्ड था, इसी से जो सेल डिराइव हुआ। चलिए ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग बोल रहे हैं कि जो आपकी जो सबसे पहले लिविंग सेल थी, उसको किसने देखा था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसको आप लोग नोट करते चले जाइए। जो जो हम बोलते चले आ रहे हैं, जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग पॉइंट वाइज नोट करते जाइए। क्यों, क्योंकि अभी तक आप थोड़ी देर तक याद रहेगा, और फिर उसके बाद हल्का सा मिस होने लगेगा। और दूसरा, मेनली आप लोग कोशिश कीजिएगा, एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी आती है, वो सब 90% उसी में से आते हैं।
सबसे पहले कीजिए 90% आप तैयार कीजिए, उसके बाद फिर 5-10% के लिए आगे देखिएगा। वो जो अलग से पोर्शन है वो हम बताते चले जाएंगे क्लास में ही। ठीक है, जैसे सेला वाला वर्ड उसमें बहुत नहीं नहीं आया, हम बता दीजिए आपको। ठीक है, और सबसे पहले देखिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ ने क्या देखा था आपको उसमें, लिविंग सेल देखा था। और लिविंग सेल को जब उसने देखा तो उसका क्या नाम दिया, उसका नाम दिया एनिमल कुली। ठीक है, छोटे छोटे सेल्स थी, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, चाहे उसने प्लांट सेल को देखा चाहे एनिमल सेल को देखा, उसने उसका नाम दे दिया एनिमल कुली। एक्चुअली ये भी लैटिन वर्ड है। आ जाइए। ठीक है, इसका जो इंग्लिश में वर्ड होता है लिटिल एनिमल। ठीक है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने जी हाँ, हमारी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ ने क्या किया था, जो सेल देखा था वो क्या थी, लिविंग सेल, जिंदा सेल थी। लेकिन उसने उसने सब कुछ देखा था, उसने एनिमल भी देखा, थोड़ा प्लांट सेल्स को भी देखा। लेकिन उसने सबका एक कॉमन, आप लोग को उस वक्त साइंस इतना डेवलप नहीं था जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं, उस वक्त नहीं था, तो उसने उसका क्या नाम रख दिया, एनिमल कुली। उसका मतलब क्या होता है, लिटिल एनिमल। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ बेटा। अब दूसरा हम लोग सेल देख, लिविंग सेल देख लिए। अब सेल का सबसे मेन पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस। समझ आए, घर का मुखिया होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो वो कहेगा वही काम चलेगा। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि भैया जो वो करेगा उसी के अंडर कंट्रोल में सारा काम चलता रहेगा। ठीक है, तो आपका जो रॉबर्ट ब्राउन था, उसने सबसे पहले क्या किया, न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो आप लोग जान, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, रॉबर्ट हुक के बारे में जान गए, और किसके बारे में जान गए, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉफ के बारे में जान गए। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन के बारे में जान गए। बेटा नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी। सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दिया था, आप लोग एक ही नाम याद आता होगा, क्या, स्लाइडिन एंड सॉन ने। ठीक है, स्लाइडिन और सॉन ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। यानी कि ये जो लिविंग सेल होती है उसका क्या क्या कैरेक्टर होता है उसके बारे में बताया था। इसको हमेशा बहुत पूछता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइडन और सॉन ने सेल थ्योरी दी थी, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इवन ये भी देख लीजिएगा ये कहाँ का था और क्या था, कौन कहाँ का था। यानी कि जो मैटिस स्लाइडन था, ये कहाँ का था, ये जर्मन का था, ये जर्मन का था। जो स्लाइडन था वो जर्मन का था, और जो सॉन था वो आपका क्या था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों नाम भी याद रखिएगा। सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडन, मैटिस स्लाइडन, और थियोडोर सॉन ने दी थी। और एक कहाँ का, एक जर्मन का था, स्लाइडन जर्मन का था, और स्वान कहाँ का था, ब्रिटिश था, जूलॉजिस्ट था। ठीक है, देखिए जूलॉजी बॉटनी जब आप रिसर्च में जाएंगे, वो रिसर्च करता था, तो बहुत डिफरेंस नहीं होता है। वो रिसर्च करते करते जूलॉजी से बॉटनी में चले जाते हैं, मालूम क्या चलता है, बॉटनी से फिर उसमें चले गए केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में अवार्ड पा जाते हैं। बहुत सारे पैसे देंगे, है तो मेनली वो लाइफ साइंस का, लेकिन नोबेल प्राइज पाया है बायोकेमिस्ट्री में। नोबेल प्राइज के नाम सुने हैं ना, तो एक दूसरे से सब इंटरकनेक्टेड चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, देखिए स्लाइडिंग ने सबसे पहले क्या बोला था कि एस इट इज पूछता है ऐसे क्वेश्चंस नीट में, बिल्कुल लाइन बाय लाइन ऐसे पूछेगा एनसीईआरटी की उठा के। जो आपका जो जर्मन जो बॉटनिस्ट साइंस था, वो क्या क्या जो प्लांट्स होते हैं, किस क्या था, बॉटनिस्ट था, जनरली प्लांट के बारे में स्टडी करता था। जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं। यानी कोई प्लांट है, सभी लोग जान रहे हैं चीज, सही बात है, बस याद रखेंगे ये किसने बोला था, ये स्लाइडन ने बोला था। ठीक है, जर्मनी का था, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है।
उठा के आप देखेंगे 15-20 साल का आंसर तो आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा। उसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मालूम चल जाता है उससे कि आपको क्या पढ़ना है, वो सब नहीं पढ़ना होता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए। तो आपका देखेंगे इसमें जो यानी कि स्लाइड में क्या बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द सेल। यानी कि जो आपके जो सेल्स होंगे, टिश्यू फिर पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में फिर पढ़ाएंगे कैसे बनता है टिश्यू, क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है। तो सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन क्या बनाते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। वही सेम चीज प्लांट में है। यस सर। जो प्लांट होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बना होता है। तो स्लाइड में अब हम लोग बात करते हैं स्वान ने क्या बोला था। स्वान एक जूलॉजिस्ट था, लेकिन ये भी थोड़ा प्लांट पे काम करने लगा था। तो इसने क्या बताया कि जो सेल्स होती है, सेल एक कवर होता है इससे, आउटर मोस्ट कवरिंग से, सर इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। मेम्ब्रेन। आगे देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो प्लांट सेल होती है उसकी आउटर मोस्ट, इसमें क्या होता है आपका, सेल सेल वॉल होता है। ये सेल वॉल होता है, यानी कि उसने दो चीज बताई। पहले बताया आउटर लेयर एक होता है, उसमें उसका नाम तो नहीं बताया, बाद में उसका आया, तो उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलता है, बोलते हैं। उसने कुछ आउटर मोस्ट कवरिंग बताई, कह रहा है जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एक कवर से उसकी एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हर सेल की, बस इतना बताया। बाद में उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को उसको नाम दिया हम लोग, ठीक है। और क्या बताया आपको, और ये बताया कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें क्या होती है आपकी, सेल वॉल होती है। उसने एक दो इंपॉर्टेंट चीज बताई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, ठीक है। और फिर जब एक पहले तो उसने दो बताया, फिर बाद में उसने और रिसर्च की, इंटरप्रिटेट किया, फिर उसने बताया कि जो आपका जो इसमें जब बॉडी होती है, कोई भी बॉडी, एनिमल या प्लांट, उसने स्पेशली, इसने तो क्या बोला, प्लांट बोला, और इसने क्या बोला, इसने बोला ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, माने कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो, कोई भी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है। तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, एंड इट्स प्रोडक्ट, और सेल के जो प्रोडक्ट होते हैं उससे बने होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको सबसे हम लोग बात करते हैं कि सेल थ्योरी दे दी, स्लाइडर ने क्या बताया था, बताइए बेटा, स्लाइडर ने क्या बोला था कि प्लांट, जो प्लांट्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं। और स्वान ने क्या दो चीज बताई, सेल मेम्ब्रेन वाला और सेल वॉल वाला, और बस, और उसने प्लांट की जगह कर दिया ऑर्गेनिज्म कर दिया स्वान ने। तीन चीज याद हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं इसमें क्या कमी थी, इसमें इसने ये नहीं बताया कि सेल ओरिजिनेट कहाँ से होती है, यानी कि सेल डिवीजन के बारे में इन्होंने, इनको नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो हमेशा जानते हैं सेल जो होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सेल हमेशा एक सेल से ही बनती है। ऐसा तो है नहीं कि आसमान से भी टपक जाएगी। सेल किससे बनेगी, जैसे कि कोई सेल है तो कोई डॉटर सेल बना देगी फिर तो, ठीक है। या तो ये प्रोकैरियोट हो सकती है या तो यूकैरियोट हो सकती है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं बताया, डू नॉट एक्सप्लेन द हाउ द न्यू सेल वर फॉर्म। कभी भी समझ गए सेल थ्योरी की, सेल थ्योरी में बता दिए पहले। अब उसकी कमी क्या थी, ये नहीं बता पाया कि न्यू सेल कैसे बनती है, समझ गए, ठीक है। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट थे रॉडोल्फ वाउच। रॉडोल्फ वर्चाउ, ठीक है बेटा, रॉडोल्फ वर्चाउ। जो रॉडोल्फ वर्चाउ थे, RUDOLFVERCHOW, ठीक है। वर्चाउ, रॉडोल्फ वर्चाउ, इसका नाम आता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग को क्लियर नहीं हो पा रहे क्या, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। जो रोडोल्फ वर्चाउ थे, उन्होंने बताया कि देखो भाई, सेल कहां से आई, हम बता रहे हैं कि सेल डिवीजन होता है, कि हमारी बॉडी में भी जो सेल्स होती हैं वो बढ़ती रहती हैं,
बढ़ती भी रहती है, यानी उनका डेथ भी होती रहती है, फिर एक न्यू सेल बनती रहती है। जैसे आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, उसका भी एक लाइफ होता है, सभी लोग जानते हो, उसमें आएंगे फिर बता देंगे। हर सेल की अपनी एक लाइफ होती है। यस सर। कुछ सेल लाइफ टाइम बनी रहती हैं, कुछ सेल कुछ समय बाद डेड कर जाती हैं। अलग अलग सेल की अलग अलग लाइफ होती है। लेकिन फिर नई सेल्स बनती कैसी है? सेल डिवीजन से या प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो बस इसलिए बस एक ही चीज करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। यस सर। इसका मतलब कि क्या हुआ कि सेल मेड बाय सेल, यानी कि सेल हमेशा सेल के थ्रू ही बनेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल बनती है। बस ये आप लोग पढ़े होंगे, नॉर्मल चीजें हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है कि ये आता है, ठीक है। अब तो ठीक है। अब इसने क्या दिया था? इसने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। इसकी जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी उसमें तो सब कुछ वही था, बस उसने एक थोड़ी सी नई चीज डाल दी। भाई ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये पहले भी हम लोग जानते थे, ठीक है। अब इसने क्या नया ऐड किया? ऑल सेल आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। बस इसने एक नया यही ऐड किया। यदि बाई चांस आप में, हाँ, आ जाइए। यदि बाई चांस आप में आ जाता है कि भाई रुडॉल्फ और चाउ ने क्या नया ऐड किया, तो क्या बताएंगे उसने? और जैसा कौन सी एक्टिविटी चलती? हाँ, बस समझ गए। यस सर। कॉमन ऐसे, और याद रखने का सेल डिवीजन को बताया कि भाई सेल हमेशा सेल डिवीजन से बनेंगे या तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेंगे। चलिए ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था, यदि आप एनसीईआरटी कुछ पुराने बुक्स देखेंगे तो उसमें दिया था जो हमारी एक्टिविटी होती है, इसलिए बाद में बताया फिर हटा दिया था वर्चाओं ने कि दिक्कत क्या थी, या इसलिए इस वाले को हम थोड़ा स्टार मार्क किए हुए हैं कि हमारी जो होल एक्टिविटी होती है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, कैसे हो रही है? कोई सिंगल सेल तो कर नहीं रहा है, ये क्या कलेक्टिव ऑफ सेल है, उसको हम लोग टिश्यू ऑर्गन बोलते हैं। वो फिर एक जब और सारे ऑर्गन मिलके क्या करते हैं, एक कुछ कंपोनेंट बनाते हैं, जिससे हम लोग मान लीजिए आपसे बात कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं केवल मेरा लैरिंग्स काम कर रहा है या तो हाथ की मसल्स काम कर रही है, पूरा एक साथ काम कर रहा है। तो क्या सारी सेल की जो होलिस्टिक एक्टिविटी मिला के हम कुछ एक एक्टिविटी करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, तो एक नई एक्टिविटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो बस इसने यही बताया था। वैसे रेस्पिरेशन कोई कर रहा है तो खाली ऐसा तो है नहीं कि रेस्पिरेशन वाली सेल काम कर रही है, उसमें बहुत सारी सेल्स एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। जो आपकी लंग में सेल होगी, सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, वो भी काम कर रहा है। तो क्या सेल के सारे जो सारी सेल्स मिलके, जो उनकी सारी सेल मिला के जो एक्टिविटी होती है वो उसकी एक होल एक्टिविटी होती है। समझ गए? कैसे किसके बात करना, रेस्पिरेशन, आपका चलना, क्या है, सारी सेल मिला के काम कर रही है, तो ये एक एक्टिविटी। तो बस यही चीज था। तो उसने कहा था एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सेल। ठीक है, जो सारी सेल होती हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती रहती हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें दिया हुआ था। ये आपके बेटा नेक्स्ट करना, इतना पहले ऊपर वाला करो। हाँ ठीक है, ये वाला जो लास्ट वाला हम बता रहे हैं, ये वाला आपको जो नए बुक खरीदे होंगे उसमें नहीं मिलेगा। हाँ, जो पुराने वाले होंगे उसमें दिखाई दे जाएगा, थोड़ा और ज्यादा ओल्ड में जाएंगे तो। इसलिए भी बाद में और चाहूँ उसको हटाया था बाद में। अपने जो साइंटिस्ट होते हैं हर साल कुछ नया नया पेपर निकालते रहते हैं, रिसर्च पेपर जिसको बोला जाता है उसमें। चलिए बेटा नेक्स्ट कीजिएगा। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि अब हम लोग ऑर्गेनिज्म पे आए हैं, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस टू टाइप की सेल्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस कितने टाइप के हो जाएंगे? टू टाइप के हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो माने क्या होता है आपका जानते हैं? प्रो माने होता है बिफोर या पहले, या प्रीमिटिव। प्रीमिटिव और कैरियन। प्रो कैरियोटिक, तो कह रहे प्रो से बना है प्रीमिटिव, और कैरियन माने होता है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस माने प्रीमिटिव न्यूक्लियस हो इसके पास, ठीक है। उसी को हम लोग और बोलते हैं कि प्रीमिटिव टाइप, यानी कि जो सबसे पहले सेल्स बनी जब इवोल्यूशन हुआ। ऐसा तो है नहीं कि सीधे सीधे हम लोग, जैसे कि जब अर्थ बनी, सुने होंगे, अर्थ बनने के बाद इवोल्यूशन हुआ, जैसे कि पहले सिंगल सेल बनी, फिर उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर उससे क्या बना, उससे फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने, फिर मैमल्स आए, फिर हम लोग आए, ठीक है। तो ये हुआ। तो यानी प्रिमिटिव सबसे पहले जो अर्थ में सेल आई, जिसका इवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले जो सेल्स बनी वो कैसी थी? प्रोकैरियोटिक।
नाम में ये प्रो माने प्रिमिटिव या प्रो माने पहले भी होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस माने प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है इसमें। प्रिमिटिव टाइप का मतलब कैसे हुआ कि मतलब कि इसमें इनसेपिएंट न्यूक्लियस होता है। इनसेपिएंट न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ बताएंगे आपको, कि मतलब ये कि उसमें खाली डीएनए होगा या क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है, केवल केवल क्रोमोसोम्स होगा, उसमें कोई कवरिंग नहीं होगी। और देखिए जैसे कि ये आपका आ गया, इसकी जगह हम आपको स्क्वायर बना रहे हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ लगा देगा। सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब इसमें जो न्यूक्लियस होगा ऐसे ही रहेगा, डीएनए होगा या क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं उसको हम लोग, वो होगा डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है, या प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस बोल देते हैं। या तो कभी कभी किसी किसी में लिख देता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, या इसमें एनसीईआरटी में आपका लिखा होगा नेक्ड न्यूक्लियस, लिखा हुआ है? लिखा हुआ, Like a membrane bound. हाँ। हम वही बता रहे, इससे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, यानी कि आपको अब देखिए अभी वो भी समझ जाएंगे दोनों में अंतर क्या है। और फिर हम जब यूकैरियोटिक की बात करेंगे, प्लांट सेल मान लीजिए कर लिया हम, ये हो जाएगी आपका सेल वॉल, अंदर क्या हो जाएगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बाकी ऑर्गन नहीं बना रहे, सीधे न्यूक्लियस पे आते हैं, ठीक है। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है, उसको थोड़ा सा टच, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, इधर देखो ठीक कर देंगे हम, इधर देख लो पहले आप लोग। अब देखो यहाँ हम लोग क्या बना, प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ यूकैरियोटिक सेल, देखिए बाकी सब तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो यूकैरियोटिक है, इसका न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में बताएंगे अभी हम, यूकैरियोटिक में भी नहीं जा रहे, ठीक है। जैसे एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, ये भी एक तरह की यूनिट मेम्ब्रेन ही होती है, यानी याली मेम्ब्रेन एक तरह से आप देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। इसको हम लोग यूनिट, इसीलिए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, कंपोजिशन मतलब लगभग सेम होता है। यूकैरियोट में वैसा रहेगा, प्रोकैरियोट में वैसा रहेगा। चाहे आप न्यूक्लियर प्योर हम कहते हैं, ये भी एक तरह की यूनिट मेम्ब्रेन है, डबल लेयर यूनिट मेम्ब्रेन से कवर होता है। किसका, यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यूकैरियोट में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होगा, एक डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। और इसके अंदर आपका क्या रहेगा, क्रोमोसोम्स रहेंगे और डीएनए रहेंगे। क्रोमोसोम, डीएनए, क्रोमेटिड जैसे आएगा जब वाला चैप्टर, फिर हम बता देंगे उसको। चीज समझ गए yes, sir. कि यूकैरियोट में आपका जो आपका क्रोमोसोम होता है, एक कवरिंग से घिरा होता है, इससे एक यूनिट मेम्ब्रेन कवर से। कैसा होता है यूनिट मेम्ब्रेन, एक तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है, उसी तरह से मैच करता है। और उसके अंदर क्या रहेंगे आपके Nucleus. क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्रोमोसोम्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब उसको हम लोग न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियाई बोलते हैं। न्यूक्लियोटिक सब आएंगे, न्यूक्लियस पे आएंगे, फिर आपको समझेंगे। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कवरिंग है इसके चारों ओर, ठीक है। अब लेकिन अब प्रोकैरियोट में आ जाइए, प्रोकैरियोट में कोई कवरिंग नहीं होती है, यानी कि आप देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म है, अब ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में कांटेक्ट करेंगे ना डीएनए इसका या क्रोमोसोम, लेकिन इसका क्रोमोसोम क्या है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। इसका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर, कोट करते जाएगा इसका, कैसा होता है, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड। इसका कैसे होता है, लीनियर, डबल स्टैंडर्ड, दोनों होते हैं डबल स्टैंडर्ड।
सिंगल एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन जब हम एक नॉर्मल हम यूकैरियोट और नॉर्मल प्रोकैरियोट की बात करते हैं, एक्सेप्शन अलग अलग पढ़ लेंगे, पहले एक नॉर्मल पढ़ लेंगे। इसका सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड और इसका लीनियर सर्कुलर, सॉरी लीनियर डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये चीज हम लोग इधर आ गए। अब हम लोग थोड़ा और आ जाते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होती है, आप जनरली किसमें करते हैं, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है, जानते हैं, सेल वॉल होती है। और इसमें क्या होती है, जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। इसको चीज को ध्यान रखिएगा, प्लांट और एनिमल सेल में भी डिफरेंस पूछता है। ठीक है, अक्सर ये पूछ लेता है कि ऑप्शन आपके एग्जाम में क्या आएगा कि प्रोकैरियोट में सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड की लीनियर की सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड। ये इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आपको क्या लिखना है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इस चीज को तो एग्जाम में जब प्रेशर होता है तो वहां पे थोड़ा सा आदमी भूलना शुरू कर देता है। प्रेशर में थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखते नहीं, गड़बड़ हो जाती है। क्रिकेट लोग खेलते हैं तो कम बॉल में ज्यादा रन होता है, तो जो अच्छा खेलने वाला तो भी आउट हो जाता है। तो इस चीज को हम ध्यान रखिएगा। इसलिए छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में आती है वो हम यहाँ पे मेंशन करते चले जा रहे हैं। बेटा समझ नहीं आ रहा उसमें, फिगर दिखा दे तो जल्दी हो जाता है थोड़ा। अब देखिए क्या हुआ। अब देखिए हम लोग एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल बनाएंगे। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा फिगर से याद रखिएगा, और खुद की अपनी एक नोट जरूर बनाइएगा। ये नहीं खाली बुक से कर ले रहे हैं, बुक का पढ़ना होगा तो एग्जाम में फिर बुक पढ़ी नहीं आती है। एक शॉर्ट नोट जरूर रखिएगा, और बुक में भी ऐसा कभी ध्यान रखते हैं बुक कैसे पढ़ी जाती है, इसका भी तरीका होता है। पहले आप लोग पढ़ेंगे तो क्या निशान लगाते चले जाते हैं, और फिर बाद में समझना कौन सा इंपॉर्टेंट सब तो निशान ही लग गया। तो पहले पेंसिल से लगाई कीजिए, फिर जब रिवाइज करेंगे 2 या 3 बार, बार बार एक ही चीज आती है। जैसे सेल वाला चैप्टर है, जब आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे देखेंगे सेल सबसे आसान लगेगा आपको, वो क्योंकि हर जगह पढ़ेंगे इसको, सेम चीज हर जगह बार बार रिपीट होगी। अभी तो बहुत निशान लगा लेंगे, बाद में लगेगा कि अरे इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो पहले पेंसिल से लगाइए, फिर बाद में आप देखेंगे दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर जो चीज भूल रहे हैं उसको फिर आप पेन से यूज कीजिए। ठीक है, मार्कर का भी अलग अलग कर लीजिएगा। मैं भी था तो ऐसे ही करता था, पहले पेंसिल से लगाएंगे, फिर जो चीज हमको कम इंपॉर्टेंट है उसको मैं ऐसे ऐसे करता था, और फिर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बकायदा फिर मार्कर से करते थे। तो आप लोग पढ़ने का भी तरीका होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। पढ़ते सभी हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन कुछ का होता है, क्यों, बस तरीके में अंतर होता है। कोई भी तैयारी कर रहा है, कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे कि हेड आए तभी पढ़ेंगे, टेल आएगा तभी पढ़ेंगे, कुछ ऐसे होते हैं यानी जब सिक्का खड़ा हो जाएगा तभी पढ़ेंगे, वो कम ही होते हैं। पढ़ते सभी हैं, बस थोड़ा तरीके में ठीक रखिएगा। ठीक है, हम लोग सिग्नल ऑन हो गया बेटा वो। चलिए हम लोग टिपिकल प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, टिपिकल एक प्रोकैरियोटिक सेल। तो टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो आपकी किससे रिसेंबल करती है, प्लांट से कि एनिमल से। हाँ, सिर्फ वो पूछ लिया, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है किससे रिसेंबल करती है, हाँ, प्लांट से करती है, तो क्यों करती है कोई बताएगा बेटा। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस होता है, नहीं तो सेल में दोनों तो एक ही चीज है। सेल वॉल सेल वॉल सेल वॉल होती है और वो होती है किसमें, प्लांट में प्लांट में, सेल वॉल की और प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक पार्ट। दोनों होता है उसमें। कौन कौन कह रहा है उसमें सेल मेम्ब्रेन और वो सेल वॉल दोनों होती है, बच्चे हाथ उठाए। और कौन कह रहा नहीं होती, अरे कुछ तो बताइए। आप लोग जब बताएंगे कुछ पढ़ेंगे तभी तो
देखिए खाली बैठ के कुछ नहीं होगा, कुछ तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए हम लोग अभी गए प्लांट सेल में, क्या होता है प्लांट सेल, आप पढ़ाए थे ना। Manual is all. The manual also manual. We have animal सब ऐसे नहीं होती है, हम तो स्क्वायर ऐसे बना दे रहे हैं। Yes, sir. नेचर में तो आसान के लिए, होने को तो बहुत ऐसी होती है, एक्चुअल में ऐसे दिखता है। और इसका ये रफा है, दिखता है ऐसे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। लेकिन वो खाली बात समझने के लिए होता है। अपने पढ़ने के लिए हमेशा फिगर बना के याद करेंगे तो चीज यादें आसानी से हो जाती है। Yes, sir. और अपने नोट से जरूर पढ़िए। और ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल बनाएंगे। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल, बाहर वाला क्या है सेल वॉल, कंपोजिशन में अंतर होता है। इसकी सेल वॉल अलग तरह से बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल अलग है, डिफरेंस अभी हम बताएंगे। उसके अंदर क्या होगा, सेल वॉल के नीचे क्या होगा बच्चा बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन सेल वॉल एनिमल में तो होती नहीं है, Yes, sir. तो इसका मतलब प्रोकैरियोट किसके पास में है, प्लांट्स के, इसीलिए हम लोग प्लांट में पढ़ते हैं इसको, क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है। अच्छा को ये बताए कौन सा ऐसा प्रोटो और वो प्रोकैरियोट्स है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, Manual. किसमें, सभी को नाम याद होगा वैसे पढ़े सभी बच्चे, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है अभी आएगा जो आपका माइकोप्लाज्मा, इसमें क्या होता है, जो ऐसा जो माइकोप्लाज्मा जो आपका होता है इसमें सेल वॉल नहीं होती है। Sir. इसको हम लोग और क्या इसका कॉमन नेम एक और बोलते हैं क्या, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसा प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। क्वेश्चन से पूछे हुए हैं, जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उठा के देखें कहीं ना कहीं आप आंसर में उठाएंगे तो पूछे हुए होते हैं। तो जो पूछे हुए क्वेश्चन है उसी पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है चलिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों सेम सेम चीज हो गए। Sir. अब जो तीसरे पे आइए, इसमें क्या होता है आपका, ये आपका आपका इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, Sir. यानी कि इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर वॉल नहीं होगी। Yes, sir. जो हम उसमें ये बनाए थे ना, इसके अंदर आपका डीएनए था, तो डिफरेंस भी साफ साफ आपको दिखता चला जाएगा। इसमें क्या है, इसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। ये इसमें जो एक मैट्रिक्स भरा होता है, लिक्विड लाइक, उसे साइटोसोल बोलते हैं या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। थोड़ा सा अंतर है साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में, बता देंगे भाई यूकारियोट में आएगा तो बता देंगे। ठीक है, तो इसमें साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड सा होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है ये, अब देखिए इसमें और क्या होता है, इसमें आपके कंफ्यूजन करेगा तो हम डॉट हटा रहे हैं। साइटोप्लाज्म ऐसे हम ट्रांसपेरेंटली रख रहे हैं, और इसमें क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, Yes. अब देखिए आपको पूछा कि कौन कौन से कॉमन थिंग होती है दोनों में, कौन कौन से ऐसे कॉमन चीज है जो यूकारियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों में होती है। Sir. सेल वॉल हो गई, Yes, sir. सेल मेम्ब्रेन हो गई, Yes. इसमें भी राइबोसोम होता है और इसमें भी राइबोसोम होता है। हाँ दोनों के टाइप अलग होते हैं, जैसे कि इसमें आपका आ गया 70 एस, इसमें आ जाएगा 80 एस। ठीक है, दोनों के टाइप अलग होते हैं लेकिन राइबोसोम्स दोनों में रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब कौन कौन से कॉमन थिंग होते हैं जो प्रोकैरियोट एंड यूकारियोट में होते हैं, Sir. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और Ribosome. राइबोसोम और साइटोप्लाज्म। हम ये बताए नहीं, लिक्विड इसमें भी रहता है, लिक्विड इसमें भी रहता है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ दोनों में कंपोजिशन में अलग है। इसके जो सेल वॉल कंपोजिशन बिल्कुल अलग होगा, इसका सेल वॉल कंपोजिशन अलग होगा। इसमें आपको जो प्लांट में सेल वॉल होता है वो किससे मिलकर बना होते हैं, वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ध्यान रखिएगा, वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। और इसके जो सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, पर अभी बताएंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट में कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनेल समझ रहे हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ,
Yes, sir. और क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट हो गया, Lysosome. लाइसोसोम्स हो गया। ये सब कोई भी सेल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन जैसे कि आपका यहाँ क्या क्या पूछते हैं, जैसे कि ईआर हो गया, कुछ नहीं होता है इसमें, ना ईआर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ना ही माइट्रोकांडिया होगा, ना ही क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, ना सेंट्रियोल होगा, ना सेंट्रोसोम्स होगा, जितने आप सेल ऑर्गेनेल्स का नाम सुन रहे हैं कुछ नहीं होगा। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन नहीं होते हैं। वही लिखा हुआ है प्रोकार्योटिक्स लैक द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइट्रोकांडिया, माइक्रोट्यूबुल्स, वैक्यूल्स, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग अभी यूकैरियोट में पढ़ेंगे, यानी प्रोकार्योट में ये सब हमको कुछ नहीं मिलता है। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। अब हमको प्रोकार्योट में नेक्स्ट करिए बेटा, एक एक चीज और मिलती है, जब उसमें माइट्रोकांडिया नहीं होता है तो हमें और क्या मिलता है? तो माइट्रोकांडिया क्या काम करता है बताएंगे कोई? Sir, powerhouse of the cell. हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। Sir. जब हमको प्रोकैरियोट में जब माइट्रोकांडिया है ही नहीं तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बिना एनर्जी के कोई काम तो करता नहीं है, Yes, sir. सेल मर जाएगी। तो थोड़ी तो क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, उसका नीचे की ओर ऐसे थोड़ा सा फोल्डेड हो जाता है, ठीक है। यही जो फोल्डेड पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीजोसोम, Lysosome. ठीक है। ये काम का क्या करेगा? ATP. एटीपी बनाएगा, एनर्जी करेंसी, ठीक है। एटीपी तरह से मान के चलिए कि पैसा है इसका, सेल का। जैसे कि हम लोग को जिंदा रहने के लिए कुछ सामान खरीदने के पैसे चाहिए कि नहीं, कमाते हैं, उसी तरह सेल को भी जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी किस फॉर्म में आती है? एटीपी के फॉर्म में आती है। अब माइट्रोकांडियम वो कहां से मिलेगा? मीजोसोम से बनेगा, ध्यान रखिएगा। सही, उसमें प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में माइट्रोकांडियम नहीं होता है। माइट्रोकांडिया आपका यूकैरियोट में एटीपी बनाता है, लेकिन प्रोकैरियोट में मीजोसोम्स होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। अब आपसे यदि कोई पूछ लिया कि माइट्रोकांडिया के इक्विवेलेंट कौन सा ऑर्गन है प्रोकैरियोट में, Lysosome, sir. इक्विवेलेंट यानी कि माइट्रोकांडिया के समान कौन सा ऑर्गन है प्रोकैरियोट में? Lysosome. लिसोसोम्स होगा। Yes, sir. क्यों? क्योंकि माइट्रोकांडिया में एटीपी बना रहा है और ये भी एटीपी बना रहा है, ठीक है। एक्चुअली जो लिसोसोम्स होता है ये भी जो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है उसी की फोल्डिंग से बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग का सेल मेम्ब्रेन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कुछ भी काम करवाने के लिए। मैक्सिमम काम हम लोगों का देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन से ही होगा, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन हम लोग बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे पहले प्रोकैरियोट का हल्का पढ़ ले, फिर यूकैरियोट में रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसमें, अब देखिए इसमें एक और होता है एमआरएनए, ठीक है। राइबोसोम्स हो गया, एमआरएनए हो गया, और थोड़ा इसमें क्या होती है, इसमें इंक्लूजन बॉडी होती है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी कुछ नहीं होती है, एमआरएनए समझ रहे हैं, ऐसे आरएनए पढ़े होंगे, आरएनए डीएनए यूकैरियोट में आएगा अच्छे से, फिर बाद में अलग से चैप्टर आएगा इन सब का। अभी बस अभी ये मान के चलिए शुरुआत में आपको सेल जो है चैप्टर सबसे कठिन लगेगा, बाद में सबसे आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेल में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, फिर जब सबके बारे में हम डिटेल पढ़ने लगते हैं तो फिर वो चीज आसान हो जाती है, अरे तो पहले पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इस एमआरएनए होता है, और भी कई तरह का डीएनए भी होता है, लेकिन डीएनए यहाँ पे होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें? इंक्लूजन बॉडी होती है। इंक्लूजन बॉडी कुछ नहीं होती है, जैसे कुछ खाना तो बनाएगा ही अपना, कुछ खाएगा ही, एक तरह से रिजर्व फूड मटेरियल होता है इंक्लूजन बॉडी का। मतलब क्या हुआ? रिजर्व फूड मटेरियल, समझ गए? कोई पूछा इंक्लूजन बॉडी क्या है, कि टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। जैसे कि ग्लाइकोजन हो गया, हमारे बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है, पढ़े होंगे। Yeah. वैसे ही इसमें भी ग्लाइकोजन मिलता है। चलिए ठीक है, वो तो पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक फिगर हम लोग बनाएंगे, जो उसी फिगर में सब कुछ प्रूव करेंगे।
अब देखिए अभी आपके एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दिया हुआ है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे ही कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट सेल होती है। माइक्रोप्लाज्मा में क्या बता रहे थे, क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो और क्या होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है। माइक्रोप्लाज्मा में छोटी कोई भी सेल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो आपकी जो लेंथ है इसकी क्या है, 0.3 माइक्रोन है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी को तो आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको एक कंफ्यूजन वाला भी इसमें आता है, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वही बताएंगे अभी। बैक्टीरिया पूर्वी कितने हो सकते हैं, 3 से 5। याद रखने के लिए क्या करेंगे हम, 3 से 5 जब भी आप लोग पढ़ेंगे कि चाहे डीएनए सिंथेसिस, चाहे आरएनए सिंथेसिस, चाहे प्रोटीन का फॉर्मेशन, आप लोग 5-3 इन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना। 5-3 याद है हमेशा, उसी से याद कर लीजिए 5-3, जैसे याद हो जाएगा कि बैक्टीरिया की लेंथ याद हो गई, उल्टा कर लीजिए कोई बात नहीं। तो एग्जाम में आ जाएंगे तो ये तुम कहेंगे नहीं कि आज हम 5-3 पढ़े थे, वो तो याद रखने के लिए हम बता रहे हैं। फिर आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए का जैसे बनता है, सो ये आपको याद हो गया। 3 to 5। अब जो आपका लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है, सबसे लॉन्गेस्ट माने सबसे लंबी, एक समान बहुत लंबी होती है, मान लीजिए सर से लेकर पैर तक सीधे एक ही आ सकती है, नर्व सेल होती है, ठीक है। और सब लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब कि जो वॉल्यूम में बड़ी हो, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग देखे ना, इसका एग बहुत बड़ा अंडा होता है, इतना बड़ा, वो सबसे वो सिंगल सेल होता है, तो इसीलिए ऑस्ट्रिच एग याद रहेगा। सबसे बड़ा, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट माने नर्व सेल, ठीक है। अब ह्यूमन आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल, उसका क्या रहता है, 0.7 माइक्रोन, ठीक है। चलिए अब इधर हम लोग आपको बता रहे हैं कि यहाँ इस फिगर क्या क्या दिया है आपका एनसीईआरटी में, एक आरबीसी का दिया और नीचे लिखा है बाइकॉनकेव। तो शेप पूछ सकता है, इसका शेप कैसे होता है, अक्सर पूछता है इसका शेप बाइकॉनकेव होता है, क्योंकि उसमें अक्सर सेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, किसमें, आरबीसी में। शुरुआत में होता है, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट उसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, ठीक है, आरबीसी। और दूसरा क्या होता है, आपकी नर्व सेल है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्या करेगा ना कि फिगर ही डायरेक्ट दे देगा और कहता है कि कौन सी सेल है, उठा के दे देगा सीधा। और वहां वाले थोड़ा आलसी होते हैं, उसी आपका जो नीट का एग्जाम बनाते हैं, ये भी नहीं कि फिगर इधर उधर का, ये भी नहीं करेंगे, जैसा फिगर एकदम ऐसे ही काटेंगे उसको ऐसे चिपका देंगे। तो एनसीईआरटी का फिगर को भी ध्यान रखिएगा बेटा, फिगर पूछा हुआ है। यानी कि जो दिल्ली में टीचर्स बैठे हुए हैं वो थोड़ा आलसी टाइप के होते हैं, इसलिए फिगर की यदि वो इस साइड है कोई सेल से ट्राइकिट से है, ठीक है, और देखें उसमें ट्राइकिट है, तो ये ऐसे ही इसी साइड में नर्व सेल के बगल में ट्राइकिट बनाएगा, तो इसको इधर नहीं करेगा। वो कहेंगे भाई जैसा हम मेहनत नहीं करेंगे, जैसा उठा के वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दो। तो इसीलिए आपको बार बार ये फिगर हम इसीलिए लाने का मेन कारण यही था कि आप लोग फिगर देख लीजिए कौन सी क्या सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। ये आपकी न्यूट्रोफिल सेल है, न्यूट्रोफिल सेल जो लीफ होती है ना उसके मिडिल में होती है, ओवल शेप होती है। ये ट्राइकिट्स है, ठीक है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, और ये अमीबा शेप होती है। क्या लिखा हुआ है इसमें, क्लियर, हाँ वही है ना, तो अमीबा शेप होती है, यानी कि ये आपको शेप चेंज करती रहती है थोड़ा। जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। अभी कोरोना आया था, लोग कहते हैं ना सुने होंगे इम्यूनिटी बढ़ना, इम्यूनिटी बढ़ना, तो यही डब्ल्यूबीसी इसको बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। तो इसमें ज्यादा हो क्या होगा, अमीबा की तरह होती है, जैसे कुछ वायरस बैक्टीरिया आया उसको खा लेगी, ठीक है। और बहुत सारी होती है उसमें, एंटीबॉडी एंटीजन अलग अलग होते हैं। लेकिन व्हाइट एक तरह से कह सकते हैं कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है हमारी इम्यूनिटी इनहेंस करती है। नेक्स्ट पेज बेटा, ठीक है। अब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेंगे। बैक्टीरिया के जो शेप होता है कैसा होता है, कई तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है रॉड शेप, रॉड शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, बैसिलस, ठीक है। लेकिन रॉड शेप हो तो बैसिलस हो गया। लेकिन यदि यही रॉड शेप इकट्ठे हो जाए, ऐसे ऐसे एक डंडा बना लो, उसको क्या बोलेंगे, कोई बताएगा बेटा, स्ट्रेप्टो। बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो वहां स्ट्रेप्टो वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रेप्टो बैसिलस, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, रॉड शेप मिलके एक स्टिक लाइक इकट्ठे हो जाए तो इसको हम लोग स्ट्रेप्टो यूज करते हैं। फिगर के साथ आप लोग बना लीजिएगा, फिगर का हमेशा ध्यान रखिएगा, फिगर से आप लोग को
थोड़ा सा एक फिगर फॉर्म में मेमोरी हमारी जो आती है, जो सेव होती है, वो आपके फिगर फॉर्म में होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप लोग आते हैं स्फेरिकल फोकस। ठीक है, स्फेरिकल यानी गोल होंगे वो। यदि गोल हो गए तो क्या होगा? फोकस या कोकाई बोल देते हैं उसको, सिमिलर प्लूरल है फोकस। और यदि ऐसे ऐसे खूब इकट्ठे हो गए तो क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेप्टो फोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोबैसिलस स्ट्रेप्टो फोकस। ठीक है, अब दूसरा होते हैं कॉमा के फॉर्म में होते हैं। कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमा की तरह होते हैं, जैसे इंग्लिश का कॉमा आप लोग लगाते हैं, बस वैसे ही। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विब्रियो। एग्जाम्पल आप लोग सब लोग जान रहे हैं इसका, क्या होगा? विब्रियो कॉलरे। याद आ गया? कॉलरा होता है, सुने होंगे, उसी से ये कॉमन शेप होते हैं, विब्रियो कॉलरे। फिर क्या होता है? स्पाइरल, थोड़ा ऐसे ऐसे घूमे हुए रहते हैं, स्पाइरल। या उसको कभी कभी उसमें वर्ड यूज कर देते हैं। एक बार स्पाइरल की जगह हेलिकल बोल कर दिया था, बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर पाए थे। तो रख लीजिएगा स्पाइरल या हेलिकल। हेलिकल शेप वो क्या होगा आपका? स्पाइरुलम। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि लिखते हैं? दिखाई दे रहा नहीं आप लोग को? स्पाइरुलम। ठीक है, अभी चीज समझ गए आप लोग। एनसीईआरटी में बाकी तो हम लोग बता ही दिए थे कि माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, सभी में होता है। नोट भी कर लीजिएगा, इसको बार बार करें, अक्सर आता है ये। माइक्रोप्लाज्मा जो प्रोकैरियोट होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो पूछ लेगा ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो आपका क्या होगा? माइक्रोप्लाज्मा। और दूसरा आपका आपका देखिए, और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तक हम लोग जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम बार बार ऐसे एक सर्कुलर बना रहे थे और इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऐसे ऐसे बना रहे थे। ठीक है, तीन चार नहीं बना रहे थे, सिंगल ही बना रहे थे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, एनसीईआरटी में साफ साफ वर्ड है यहाँ पे देखिएगा, जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए सिंगल होता है। यहाँ डबल होगा एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज वर्ड पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, सिंगल क्रोमोसोम्स होता है इसमें, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर। ध्यान दीजिएगा, सिंगल क्रोमोसोम, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और एक तो मेन डीएनए ये हो गया। ठीक है, और एक और डीएनए होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। वो थोड़ा छोटा होता है इससे, प्लाज्मिड। मेन डीएनए क्लियर हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ये आप लोग फिगर में सब लोग जान रहे होंगे। वैसे ये आप लोग हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, हाई स्कूल 9 10, लेकिन इस चीज को रिपीट कर दे रहे हैं, और जो जो एग्जाम में आता है वो उस चीज को एम्फेसाइज कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है? सिंगल क्रोमोसोम है, सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है। ध्यान रखिएगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सिंगल क्रोमोसोम्स होता है। अब याद रहेगा इसका, बार बार हम कम से कम 3 4 बार बोले हैं, इसलिए कि आप लोग को याद है, उस चीज को नोट भी कर लिया करिए आप, अपनी हैंड राइटिंग में आप लोग को जल्दी याद रहेगा। और दूसरा आपका क्या होगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो ये नेक्स्ट कीजिएगा, जो ये प्लाज्मिड होता है बेटा, प्लाज्मिड क्या करता है? इसको स्पेशल मॉर्फोलॉजी और स्पेशल फीचर देता है, किसको? आपके बैक्टीरिया को। आपके जो जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने क्या बताया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू देखिए, और आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जनरली सबसे ज्यादा लोग एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया का। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, बार बार बोल रहे हैं माइकोप्लाज्मा का नाम है। माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होती है, तो याद ही रख लीजिएगा। अब देखिए, अब इसके बारे में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, जो प्लाज्मिड होता है क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है,
बार बार ये वैसे ही पूछे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज न्यूक्लियाइड पूछ देगा, और भी चार पांच ऑप्शन दे देगा। जैसे कि आपको कह देगा कि राइबोसोम्स होता है, एमआरएनए होता है, प्लाज्मिड होता है, तो आप लोग क्या ऑप्शन लगाएंगे? प्लाज्मिड पे ध्यान रखिएगा। अब किसका एक ऑप्शन लगा है, ये आपको स्पेशल फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है प्लाज्मिड, और भी बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर देता है किसको? बैक्टीरिया को या किसी प्रोकैरियोट्स को। ठीक है, तो ऐसे प्रोकैरियोट एक बड़ा ग्रुप हो गया, उसके अंदर क्या क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गए, ल्यूक्रीन एल्गी हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए। ठीक है बेटा, ये सब आ गया उसमें। जैसे कि प्रोकैरियोट एक ऐसा बड़ा सा ग्रुप मान के चलिए, जैसे कि हम लोग क्या है, सब ह्यूमन है, जिसमें कुछ हम लोग इंडियन हैं, कुछ देखते होंगे थोड़ा सा कुछ चाइनीज टाइप के जो ऊपर मिलते हैं वो लोग हैं, कुछ आप देखते होंगे कि तो वहां पे अमेरिका अमेरिका में कोकासॉइड्स और अलग होते हैं, निक्रोज होते हैं। तो जैसे कि आपका अलग है, तो जैसे कि ह्यूमन में सभी आते हैं, मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं। आप लोग देखते हैं कुछ नेपाल वाले अलग तरह के होते हैं, उसी तरह अलग अलग जो होते हैं, उसी तरह मान के चलिए प्रोकैरियोट जो एक बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा। उसके अंदर आपके क्या आते हैं? बैक्टीरिया भी आते हैं, माइकोप्लाज्म भी आते हैं, ग्लूबिन एल्गी भी आते हैं, और क्या? पीपीएलओ नाम सुने हैं? यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ भी ध्यान रख लीजिएगा, याद रख लीजिए, अभी इसके बारे में बता देंगे आपको। इसका नाम होता है न्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। चलिए ठीक है। अब हम आपको प्लाज्मिड प्लाज्मिड क्या प्लाज्मिड वाले बता रहे थे ना, जो प्लाज्मिड होता है इसमें क्या कहता है? स्पेशल फीचर देता है, मार्फोलॉजिकल फीचर भी देता है। ठीक है, मार्फोलॉजिकल फीचर मतलब क्या हुआ? जो हमें बाहर से दिखाई दे। जैसे यहाँ पे क्या होता है? पिलाई होते हैं, पिलाई। ठीक है, और इसमें ये पिलाई यहाँ पे होंगे। ये पिलाई का क्या काम करते हैं? पिलाई कॉन्जुगेशन का काम करते हैं। जैसे कि दो बैक्टीरिया हैं, ये और ये, इसके पिलाई आगे ऐसे आ जाएंगे, इसके पिलाई यहाँ आगे आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बना देंगे? एक ट्यूब बना देंगे। और फिर इसका जो प्लाज्मिड का डीएनए है वो इसमें जा सकता है। तो पिलाई किसमें होते हैं? पिलाई केवल उसी में होते हैं जिसमें प्लाज्मिड मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिलाई सब सारे बैक्टीरिया में नहीं मिलेंगे। किस बैक्टीरिया में मिलेंगे? जिसमें प्लाज्मिड होता है, और प्लाज्मिड सारे बैक्टीरिया में नहीं होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है। ठीक है, जनरली जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं हम लोगों को उसमें मिलता है। तो ठीक है, तो मार्फोलॉजिकल फीचर दिया। मार्फोलॉजिकल मतलब क्या हुआ? जो हमें दिखाई देने लगे। ठीक है, इसमें यानी क्या होगा? पिलाई पिलाई किसमें होगा? जिसमें प्लाज्मिड होगा। इसको आप लिख लीजिए, पिलाई फाउंड ओनली इन विच बैक्टीरिया विच हैज प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, और आपका प्लाज्मिड और क्या करता है? एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं, कभी कभी देखते होंगे एंटीबायोटिक खा रहे हैं हम लोग का बुखार नहीं उतर रहा है। देखते हैं कि पहले कभी कहते हैं पहले यही तो खाए थे उतर गया था, अब वही एंटीबायोटिक खाते क्या होता है? कह रहे हैं बुखार ही नहीं उतर रहा है। उसका रीजन भी क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या करता है? जो आपको रेजिस्टेंस देता है, जो एंटीबायोटिक होती है उसके लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस भी देता है, इसको भी नोट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक। प्लाज्मिड प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये आपको उसमें नहीं है, वो एनसीईआरटी में ही मिलेगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम तो अलग से वही बताते हैं जो कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। चलिए ठीक है, अब आप लोग देखेंगे इसके अलावा इसमें फ्लैजला भी होता है। ठीक है, बड़े बड़े फ्लैजला,
फ्लैजला। ठीक है, और क्या होता है इसमें, छोटे छोटे फिमरी भी होते हैं। ठीक है, फ्लैजला और फिमरी। अब देखिए फ्लैजला जो काम करता है उसी बैक्टीरिया में होगा जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। फ्लैजला यानी कि बैक्टीरिया तैर के वो क्या करता है कि इसको घुमाता है फ्लैजला को। यहाँ मोटर्स लगे होते हैं, आएगा बाद में भी दिखा देंगे फिगर। तो वो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं फ्लैजला को। तो फ्लैजला उसी बैक्टीरिया में मिलेगा जो लोकोमोटिव होंगे, यानी फ्लैजला किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में। और हम क्या बताएं, फ्लैजला के बाद यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे फिमरी। फिमरी, फिमरी क्या काम करता है, अटैचमेंट में काम करता है। जैसे कि मान ली सरफेस है, सरफेस पे अटैच करने का, लोकोमोशन में काम नहीं करेगा। लोकोमोशन में काम फिमरी नहीं करेगा, क्या करेगा, अटैचमेंट में, जैसे कि चिपकाने में काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पिलाई एंड फिमरी नेवर हेल्प इन लोकोमोशन या नेवर इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, इसको नोट कर लीजिएगा कि पिलाई और फिमरी लोकोमोशन में कोई योगदान नहीं देते हैं। ठीक है, वो तो लोग सोचते हैं ना कि आखिर ये भी तो एक तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो कुछ चलने में काम करेगा, फिमरी से कंफ्यूज करते हैं। लेकिन फिमरी अटैच किसमें काम करता है, अटैचमेंट में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग बैक्टीरिया आए, उसको माउथ में या गले में इन्फेक्शन करना, आजकल देख रहे हैं गले में बहुत इन्फेक्शन हो रहा है। अब वो बैक्टीरिया बाई चांस पेट में चला जाएगा, इन्फेक्शन नहीं करेगा, तो माउथ तो चला जाएगा, फिर गले में रुकेगा किससे, हमारे गले में। गले में रहेगा तो भी इन्फेक्शन करेगा। गले में हमारे गले में किसके थ्रू अटैच होगा, फिमरी के थ्रू। कितना ही पानी पिएंगे वो चिपका रहेगा उसी में। समझ गए, यानी कि पिलाई एंड फिमरी नेवर हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, इसमें जो है लोकोमोशन में क्या हेल्प करता है, फ्लैजला। पिलाई किसमें काम करता है, कंजुगेशन में। हमें बताया तो नहीं है कि ट्यूब बना लेगा, इधर से फिमरी आएंगे, इधर से फिमरी आएंगे और अटैच कर देंगे, और ऐसे ट्यूब बना लेंगे, फिर इसका प्लाज्मा इधर चला जाता है। इससे क्या होता है, मोटा मोटा बता दे रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर मान लीजिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले आपके प्लाज्मिड है और इस बैक्टीरिया में नहीं है, तो बैक्टीरिया में दोस्ती बहुत अच्छी होती है, फ्रेंडशिप। अच्छा ठीक है, तुम्हारे में नहीं है, कोई बात नहीं, हम दे देते हैं तुमको। आके ये बैक्टीरिया से अटैच करेगा, इसके अंदर भी प्लाज्मिड आ जाए। अब पहले ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंट हो गए। इसीलिए लोग कहते हैं एंटीबायोटिक खाइए तो आधे में मत छोड़िए। डॉक्टर कहता है ना कि 5 दिन का कोर्स कर लो, इसीलिए कहता है ताकि बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो जाए, दूसरे बैक्टीरिया को ये प्लाज्मिड ट्रांसफर ना कर सके। लेकिन लोग क्या करते हैं अक्सर, खाए कौन, दवा किसी खाने का मन तो करता नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जाता है, तीसरे दिन छोड़ देता है। फिर जब बैक्टीरिया निकलते हैं हमारी बॉडी से दूसरे वाले, वो रेजिस्टेंट होते हैं। वे एंटीबायोटिक कोई बात नहीं, आ जाओ हम तो बैठे हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्लाज्मिड पहले से आ चुका है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। चलिए ठीक है, अब आप लोग प्लाज्मिड का अच्छे से वर्क जान गए, फिमरी का वर्क जान गए, फ्लैजेला का वर्क जान गए। फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करता है। फ्लैजेला कई तरह के होते हैं, आपको फिगर में दिखा देंगे अभी, ए ट्राइकस, सेफेलोट्राइकस, और पिलाई का कंजुगेशन में वर्क जान गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कवरिंग की, कि जो बैक्टीरिया होता है उसका कवर कैसे होता है। ठीक है, कवरिंग की, ठीक है, ये क्या बन गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या बनेगी, सेल वॉल। थोड़ा मोटा बना रहे हैं, सेल वॉल मोटी होती है। सेल वॉल अलग अलग होती है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, लिख लीजिए इसको। और जो आपका प्लांट सेल होती है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। वेरी गुड, सेल्यूलोज किसकी यूनिट होती है, बताएंगे बेटा, कोई पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेल्यूलोज यूनिट होती है आपकी ग्लूकोज की यूनिट होती है। ग्लूकोज पढ़े होंगे ना हेक्सागोनल टाइप पे केमिस्ट्री में, पढ़े होंगे ऐसे ऐसे करके वही चॉइस लगा देते हैं ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज की यूनिट होती है सेल्यूलोज,
प्लांट सेल किसकी बनी होती है? सेलुलोज। और सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का। पॉलीमर का मतलब क्या हुआ कि आपको बार बार वही चीज रिपीट हो। ओके बेटा, पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब कोई चीज बार बार रिपीट हो गई, कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही है। यदि मान लीजिए हम दो चौक हैं कि यदि पिंक चौक को हम बार बार रिपीट करने लगे तो क्या हो जाएगा? पिंक चौक का पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या? वो चीज बार बार रिपीट हो। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? चलिए, ये आ गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये आपकी हो गई सेल वॉल। इसके बाहर में एक हल्की लेयर एक और बना रहा हूं, ठीक है। इस लेयर को हम लोग, बाहर वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ये बताएंगे आपको। अब तक आप लोग सेल वॉल पढ़े थे, अब हम लोग एक नई लेयर हम लगा दी, कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स। के बारे में बताएंगे अभी हम, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? सेल वॉल, फिर यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? सेल इन्वलप है, ठीक है। इन्वलप का मतलब होता है आपका कि इन्वलप माने कि उसका वो क्या बोलते हैं उसका खोल, उसका कवरिंग। समझिए, किसी चीज कवरिंग, इन्वलप समझे होंगे आप लोग। बहुत सारे मार्केट में इन्वलप मिलते हैं, कहते हैं ना उसमें इन्वलप में चिट्ठी डाल के, पहले पहले तो लोग चिट्ठी भेजते थे, इन्वलप आता था, देखे बेटा? अब तो आजकल नहीं जानते हूँ, शायद देखे कोई, नहीं कोई। अरे लिफाफा शादी में देखते हैं कार्ड में, बस वही इन्वलप। तो वैसे इन्वलप होता है। तो सेल, इन तीनों को मिला के ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ नहीं होता है, ये एक सिक्रीटरी पार्ट होता है। जैसे कि जो बैक्टीरिया है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर की ओर कुछ सबस्टेंस सिक्रीट करता है, ठीक है। उसके बाहर की ओर कवरिंग हो गई। ये कवरिंग या तो बहुत टाइट थिक हो सकती है, और एकदम टाइट हो सकती है, या ये कवरिंग आपकी स्लाइमी लेयर यानी कि हल्का सा जेली टाइप में हो सकती है। ओके, समझ गए? कवरिंग। तो यानी कि सेल वॉल के बाद आप लोग एक कवरिंग और उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? सिक्रीटरी पार्ट होता है, लिविंग पार्ट नहीं होता। सिक्रीशन माने क्या हुआ? जैसे कि सेल मेम्ब्रेन सिक्रेटरी पार्ट होगा, ठीक है। ये आपका सिक्रेटरी पार्ट है। जैसे कि आप लोग देखते हैं ऊपर सिक्रेटरी पार्ट का कुछ जेली लाइक, मान के चलिए गोंद देखे हैं, या तो फेविकोल को बहुत देर पहले तो जो फेविकोल होता है पहले जेली लाइक होता है, फिर छोड़ दीजिए तो कैसा हो जाता है? टाइट हो जाता है। तो वही, या तो जो आपका जो सिक्रेटरी पार्ट होता है ये अंदर से सेल मेम्ब्रेन से सिक्रीट होता है और सेल वॉल के बाहर चला जाता है, या तो ये कैसा हो सकता है? जेली लाइक हो सकता है, या तो ये टाइट एकदम कठोर हो सकता है, हार्ड हो सकता है, ठीक है। यदि ये जेली लाइक हो, सेमी जेल हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। देखिए यहां लिखा हुआ है, देख लीजिए। तुम्हें मिलता है इसमें थिक लेयर, हाँ स्लाइम लेयर। लूजली सी, उसकी सीट यदि लूजली होगी, जाहिर सी बात है जेल देखे लूज होता है। यदि जेल टाइप में होगा ग्लाइकोकैलिक्स तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर, ठीक है। कैसे कम होगा? जब लूज होगी, और जब हार्ड होगी तो कैप्सूल। हाँ, हार्ड होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सूल। इन दो को आप नोट कर लीजिएगा। जब जेल जेल वाला होगा तो उसे क्या बोलेंगे? स्लाइम। और जब हार्ड होगा तो उसे क्या बोलेंगे? कैप्सूल। समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए, ये चीज तो हम लोग आगे, अब हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे थोड़ा सा हम लोग सेल वॉल के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेल वॉल और स्टेनिंग, बैक्टीरिया को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप लोग सुने होंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। एक ग्राम साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेन किया था बैक्टीरिया को। जैसे कि जो कर्ड होता है, कर्ड में भी हम लोग क्या बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उसको मान लो उसी को स्टेन कर देते हैं हम लोग। तो जो स्टेन लेता है कि नहीं लेता और डिपेंड करता है कि इसकी सेल वॉल कैसी है, ठीक है। सब कुछ सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग मेनली सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बार बार बता रहे हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। तो सेल वॉल एक तरह से थोड़ा हार्ड होता है, थिक होता है। तो किसमें हेल्प करता है? मान लीजिए कि इसके अंदर यदि वो पानी आ रहा है, एंट्री कर रहा है,
तो क्या होगा, उसको बस्टिंग से बचाएगा। ठीक है, बस्टिंग से बचाएगा, फूटने से। जैसे कि बाई चांस ये पानी में चला गया, बैक्टीरिया है और पानी में चला गया, H2O है ये, ठीक है, पानी में चला गया। ये सोल्यूशन कैसा है आपका, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन समझ रहे हैं कि इसकी जो डाइल्यूट सोल्यूशन है, और इसके यहाँ सेल के अंदर तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी अंदर घुसने लगेगा और क्या होगा, फट सकता है, फट सकता है, जाहिर सी बात है। आप लोग कभी वाला एक्सपेरिमेंट किए होंगे इंटर में, किसमिस को पानी में रख देते हैं, फूल जाता है, नहीं कभी देखे फट गया हो ऐसे, नहीं देखे, इधर क्या है पैन है फटता नहीं है ना, क्योंकि क्या है, किसमिस क्या है, अंगूर से बनता है, सर एक टाइप ऑफ है। और अंगूर क्या है, प्लांट सेल है, उसमें क्या होती है, सेल वॉल होता है, इसको फटने से बचाता है। समझ गया, याद रहेगा कि बस्टिंग से बचाता है। और दूसरा क्या था, कोलैप्स, माने कि उसको सिकुड़ने से भी बचाता है। जैसे कि बाई चांस आप ऐसे सोल्यूशन में चला गया कि जहां नमक बहुत ज्यादा है, तो उसको कोलैप्स से भी बचाता है। लेकिन ये भी है, नमक कुछ ज्यादा ही हो जाएगा तो फिर वो फूट फट जाएगा, यानी कोलैप्स कर जाएगा। एक उसकी भी एक लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है हम थोड़ा गर्मी सह सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी 100 डिग्री में डाल देंगे तो हम सह सकते हैं, तो मर ही जाएंगे। जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, हाँ, लेकिन उसको बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाता है क्या, सेल वॉल, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो सेल वॉल जो बनी होती है आपकी, मेनली पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, और भी कई चीजें होती हैं, लेकिन जो आपका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। देखिए, और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की जगह उसमें क्या होता है, म्यूकोपेप्टाइड भी होते हैं, पेप्टाइडोसाइड भी होते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो मेन बना होता है पेप्टाइडो ग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टाइडो ग्लाइकेन मतलब क्या होता है, बता दो। देखिए, पेप्टाइडो ग्लाइकेन, पेप्टाइडो से पेप्टाइड का मतलब क्या होता है, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स। ठीक है, और ग्लाइकेन का मतलब क्या होता है, ग्लाइकॉन, शुगर, यानी कि प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जो उसका ग्लाइकेन यानी शुगर वाला पार्ट होता है, उसमें दो तरह के शुगर होते हैं, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल, पढ़िए, ग्लूकोसामाइन। इसको हम लोग पढ़ते हैं नाम और नाग, हम जो याद करते हैं। हम ना हाँ, हम अपने, हम नाम बताएंगे, नाम और नाग क्यों, इसका भी रीजन है, याद करने में आसानी होगी। कुछ नैग और नेम करते हैं कुछ लोग, हम नाम और नाग करते हैं। हम बताएंगे नाम और नाग क्यों याद करते हैं। देखिए, नाम याद रखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा, हो सकता है शुरुआत में दिक्कत हो याद करने में। आप लोग में ये भी अच्छा है कि पूरी तरह याद नहीं होता, 3-4 बार पढ़ेंगे, ऑप्शन आएगा जब आप लोग के सामने, तो सब तो याद ही कर लेंगे कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और क्या होता है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड नाम होता है और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नाग होता है। ठीक है, तो ये दो हमें नाम हमेशा याद रखेंगे। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, एकदम समझ जाइए, मल्टी बहुत बार पूछा हुआ है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है, हर जगह पूछेगा। एन एसिटाइल ये क्या है, टाइप ऑफ शुगर है, जैसे ग्लूकोज एक शुगर है ना, उसी तरह भी बहुत सारे टाइप के शुगर होते हैं। वे आप लोग बहुत ऐसा है कि जो नाम नहीं सुने होंगे, बहुत नाम पहली बार सुनेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा, याद रखिएगा नाम। तो याद रखिएगा आप लोग को, और अच्छी बात यह है एग्जाम में ऑप्शन आएगा, उससे पढ़ेगा और नोट करते जाइए, बार बार कह रहे हैं, अपना नोट जरूर कीजिएगा। एन एसिटाइल यूरेमिक एसिड और अन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन क्या होता है, इनकी अल्टरनेट यूनिट होती है। ठीक है, और ये एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड से जुड़े होते हैं। अभी फिगर आएगा उसमें दिखा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिएगा बेटा। हाँ, देखिए, ये फिगर आप लोग याद रखने के लिए करिएगा, एग्जाम में पूछेगा नहीं इतना, लेकिन आपको याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, क्या पूछता है ये हम बताएंगे। पहले तो ये दो नाम पूछेगा, नेम और नाम और नाग, कुछ नेम और नैग पढ़ते हैं, हम नाम और नाग पढ़ते हैं। ठीक है, जो आप नाम है, जो लोग देखें, जो लोग फेमस होते हैं, नामी हो जाते हैं, अंबानी हो गया, वो किससे बात करेगा, हमसे तो बात करेगा नहीं, वो किससे बात करेगा, वो कुछ अपने लेवल, वो रतन टाटा से बात करेगा जिनका नाम है।
छोटे मोटे से तो बात करेगा नहीं, जाहिर सी बात है। अब जैसे कि अडानी हो गया भाई, तो बड़ा आदमी है, जैसे भी है, कैसे भी हुआ, तो वो किससे बात करेगा? अंबानी से बात करेगा, बड़े बड़े टाटा बिरला वाले से बात करेंगे। भाई हमसे थोड़ी बात करेगा कोई। यानी कि जो नाम वाला है किससे बात करेगा? नाम वाले से बात करेगा। और जो नाग होता, नाग जानते हैं, सांप, भाई लोग दूर भागते हुए, दूर रहो हमसे। ठीक है ना? याद रखिए, नाम वाला नाम वाले के साथ रहता है। तो आप देखे होंगे नाम नाम जो है वो एक दूसरे से अटैच है। अटैच हो रहा है। Yes, sir. तो यदि ये पूछा आपसे कि कौन सा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो नाम वाला कनेक्ट होता नाम है। वाले. एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, याद रखिएगा, एन एसिटाइल, बार बार बोले म्यूरेमिक एसिड, एम फॉर म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है? तो नाम नाम एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं? यहाँ देखा है? नहीं देखा. हो गए? अब भाई, और ये है नाम एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है आपका, ये भैया अकेले अकेले छूटा हुआ है। ये दूसरे से कनेक्ट, भाई दूर रहो भैया, हम क्रॉस लिंक नहीं करेंगे तुमसे। वही सांप से सभी लोग डरते रहते हैं। यानी कनेक्ट कौन हुआ? नाम वाले। ठीक है? नाम और नाम एक दूसरे से डायरेक्ट क्रॉस लिंक नहीं करेंगे। जैसे कि एक बात करें, कोई चीज है एक दूसरे से, मान लीजिए यहाँ पे लगी हुई है, ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर हम लोग रख दिए, लेकिन बाई चांस हवा चलेगा तो गिर सकता है ना नीचे। मान लीजिए नाम और नाग ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से ये कनेक्ट कैसे करेंगे? ये, यदि इसमें ऐसा कनेक्शन है, तब तो गिरेंगे नहीं। Yes, sir. अभी लकड़ी है, जैसे तो लकड़ी के ऊपर एक रख दिए हैं, गोल गोल लकड़ी है, लट्ठा देखे, Yes, sir. हवा चली कुछ हुआ तो ट्रक से गिर सकती है, ट्रक के ऊपर मान लीजिए लगी है। लेकिन वही लकड़ी को बांध दिया जाए तो नहीं गिरेगी। तो बनते किससे हैं? पेप्टाइड से। Peptide. ये पेप्टाइड्स हैं, ये पेप्टाइड है। 4 पेप्टाइड्स होते हैं, यानी कि पेप्टाइड्स, बताए थे ना हम, पेप्टाइड ऑफ ग्लाइकेन। पेप्टाइड से क्या हुआ? प्रोटीन वाला पार्ट होता है। और प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के। जो पेप्टाइड होता है वो यानी कि 4 अमीनो एसिड्स के मिलकर बने होते हैं। इसमें आपके 4 अमीनो एसिड आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है? 4 अमीनो एसिड ऊपर से आते हैं और 4 अमीनो एसिड नीचे से आते हैं, 1 2 3 4। और फिर ये एक दूसरे से, यानी कि ये इस हर नाम वाले के पास, लोग कहते हैं ना भाई, बराबरी में दोस्ती करते हैं। तो हर नाम के पास 4 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है? वो 4 अमीनो एसिड, फिर यहाँ पे एक क्रॉस लिंक होता है, इसका तीसरा इसके चौथे से लग जाता है। समझ रहे? दोबारा बता दें, दिक्कत हो रही है? ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा टफ लग रहा होगा। दोबारा बता दें? Sir. चलिए ठीक है। चलिए एकदम बेस से शुरू करते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जो इसकी सेल वॉल है वो कैसे बनी होती है, सेल वॉल मेनली। हाँ बेटा, ठीक। जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है? अब हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे मेन पार्ट क्या होता है? पेप्टाइड कम होते हैं, ग्लाइकेन ज्यादा होता है, शुगर ज्यादा होता है। आप लोग देख ही रहे, ये सब शुगर है। शुगर ज्यादा है कि नहीं? Yes, sir. अब देखिए, जैसे ये आ गया, तरह से समझ रहे होंगे। बार बार सब पे नाम नहीं लिख रहे हो, ठीक।
कलर अलग है, इसको समझ जाओगे। ठीक है, आप समझ जाइए कि जो हमें दो शुगर होते हैं, दो शुगर का ये पॉलीमर होता है। दो शुगर कौन कौन से होते हैं? नाम और नाग होते हैं। तो जो आपके होते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, दोनों शुगर के छोटे छोटे मान के चलिए कि ये दो जैसे शुगर है, इनकी दो दो रिपीटेड यूनिट होगी। जैसे कि ब्लू आपका स्काई, ओ सॉरी पिंक, और आपका मान लीजिए कि ब्लू, इसको कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक 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 पिंक हो गया और एक ब्लू हो गया, फिर पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू ऐसे लगे रहेंगे। ठीक है, अब अच्छा चलिए सही बात है, अब ये तो लगे रहेंगे, लेकिन इन दोनों को भी तो कनेक्ट होना चाहिए, ये भी तो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, कनेक्ट कर रहे हैं। अरे दो आपके चौक रह दी, चौक अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इन चौक को मान लीजिए किसी धागे से बांधना पड़ेगा ना। तो ये आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें जो जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं इसमें भी बॉन्ड बन जाता है। जैसा है कि आप सुने होंगे ना कि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे ऐसे बॉन्ड बन जाते हैं, वैसे इसमें बॉन्ड शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में यानी कि कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है। ये है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? बीटा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, बस इतना नहीं जरूरत नहीं, बस इनके बीच में एक ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है, बीटा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, किसके किसके बीच में? नाम और नाक के बीच में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब पे एक ही तरह के बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे ना, कार्बन कार्बन के बीच में यस सर। बॉन्ड बॉन्ड बन जा रहा है, बस वैसे ही बॉन्ड बन जाता है दो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये ऐसे ऐसे लेयर होती हैं बहुत सारी, एक दो तीन चार पांच छह, बहुत सारी लेयर होती है। ठीक है, अब ये लेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे स्टैक की रहती है, जैसे इसके ऊपर है, इसके ऊपर एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक लेयर, इसके ऊपर एक लेयर, चलिए वो तो ठीक है, आपस में तो बंधे हुए हैं ऐसे, लेकिन ये दोनों भी तो बंधने चाहिए। सर। ठीक है, नहीं तो हवा आएगी तो ऊपर से गिर जाएगा, सर। जैसे कि लकड़ी हवा चली ऊपर से गिर गया, तेज हवा चली ऊपर से गिर गया, लेकिन अब ये दूसरे दूसरे से बंधे रहेंगे तब तो नहीं गिरेंगे ना। तो ये इनको बांधने का यानी कि इनके क्रॉस लिंक, इसीलिए कहते हैं पेप्टाइड की क्रॉस लिंक होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्रॉस लिंक यानी कि दो जो पॉलीमर होते हैं शुगर के, जो ग्लाइकॉन के पॉलीमर होते हैं, उनमें क्रॉस लिंक कौन कराता है? पेप्टाइड की क्रॉस लिंक होती है। ये पूछता आपको कि जो आपका एनएसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और अनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो होते हैं, या तो नाम नाम के बीच में जो क्रॉस लिंक होती है वो कौन कराता है? पेप्टाइड्स कराते हैं। तो चार पेप्टाइड इस नाम के पास रहेंगे, चार पेप्टाइड इस नाम के पास रहेंगे। ठीक है, फिर ये एक दूसरे से क्रॉस लिंक। ठीक है, वैसे ये भी ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है, उससे बने होते हैं, वो जानने की जरूरत नहीं है, उतना डीप में जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ जाइए कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के बने होते हैं। क्रॉस लिंक किसके बीच में, किसके थ्रू होती है? पेप्टाइड्स के थ्रू होती है। कितने पेप्टाइड्स होते हैं? 1 2 3 4, बस। इसके पास विचार, इसके पास विचार, तो भाई और क्रॉस लिंक इनके किन के बीच में होगी? नाम वालों के बीच में होगी, नाम वालों को छोड़ देगा। ये क्वेश्चन इससे क्या क्या उठेगा कि जो आपके बैक्टीरियल सेल वॉल होते हैं किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन में मेन दो शुगर कौन कौन से होते हैं? एन एसिटाइल, नाम और नाम, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, ये दो नाम याद रखिएगा। और नाम के पास क्या होगा? जो नाम होगा उसके पास पैसा होगा, पैसे मतलब क्या? पेप्टाइड्स होंगे उसके पास। ठीक है, चार पेप्टाइड, चार पेप्टाइड एक दूसरे से क्रॉस लिंक बनाते हैं। तो क्रॉस लिंक किसके किसके बीच में होता है? नाम के बीच में होता है। पेप्टाइड का काम क्या होता है? क्रॉस लिंक बनाना। ठीक है, अब याद हो जाएगा ये। बेटा ये समझ गए आप लोग? सर। कुछ देखिए यहाँ पे, ये देखिए आए हैं दोनों, नाम नाम, और क्रॉस लिंक किसके किसके पीछे बन रहा है? डायरेक्ट नाम नाम के पीछे बन रहा है। वही थोड़ा इसको, चूंकि ये अभी प्रोजेक्टर सही नहीं है, क्योंकि ये फिगर हम बनाए हैं तो यहाँ पे ये बना होगा। अब देखिए, इसमें यदि कंफ्यूजन होगा आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, कंफ्यूजन होगा तो कल आके आप दोबारा पूछ लीजिएगा।
क्योंकि ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। देखिए, अब कोई पूछा आपसे कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हम बताए थे ना, क्या क्या है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा हाँ, और माइक्रोप्लाज्मा ही होते हैं। और क्या होता है? पीपीएलओ, क्या हट गया? न्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, ग्लाइकेन बैकबोन। कोई पूछ लिया आपसे कि जो, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल का बैकबोन क्या होता है? पेप्टाइड्स होते हैं कि ग्लाइकॉन? ग्लाइकॉन का मतलब शुगर, शुगर या ग्लाइकॉन बात एक ही होती है। ठीक है ना? तो ये शुगर होता है, क्या होता है? तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है? शुगर ज्यादा है, पेप्टाइड्स ज्यादा है? इसमें ये किसका बना है? ये ग्लाइकॉन्स के बने हो यस सर या शुगर के बने, बात एक ही है। तो जो बैकबोन होती है वो किसकी होती है? ग्लाइकॉन की होती है, शुगर की होती है। तो आपसे ये भी एक ऑप्शन पूछा जा सकता है कि जो आपके बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बैकबोन किसकी बनी होती है? बैकबोन ग्लाइकॉन्स की बनी होती है। ऑप्शन में ग्लाइकॉन ना हो, यदि ये दे दिया कि नाम और नाक दे दिया, तो आप कहाँ टिक करेंगे? नाम और नाक पे। बात देखिए, उसी को हम लोग ग्लाइकॉन भी बोलते हैं, उसी को हम लोग शुगर भी बोलते हैं। और शुगर को हम लोग दो क्लास में डिवाइड कर दिए, किसमें? एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एनेसिटाइल म्यूरेमिक एसिड में। ठीक है, तो क्या वो सब एक ही चीज है? चाहे ग्लाइकॉन बोले, चाहे शुगर बोले, चाहे नाम और नाक का फुल फॉर्म लिख दे, तो बैकबोन उसी का बना होता है, बार बार हमको। ठीक है, बस ये चीज पूछ रहा हूँ। और जो आपकी क्रॉस लिंक होती है वो टेट्रापेप्टाइड से होती है। ठीक है, तो किसी के बीच में होती है, नाम नाम के बीच में होती है। तो सारा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, जो कि सवाल से उठेंगे। अब आप लोग भी पढ़े होंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पढ़े? एक साइंटिस्ट थे ग्राम, वो बैठे, वो भी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या क्या करें, बैठे बैठे तो दही लिया और दही को रंगना शुरू किया कि इसके अंदर क्या होता है। तो देखा, अरे कुछ कुछ दही के बैक्टीरिया तो आपके देख रहे हैं क्या हो रहे हैं, कुछ वाले तो ब्लू हो रहे हैं, कुछ कलरलेस या पिंक हो जा रहे हैं। तो उसी आधार पे जो पॉजिटिव मतलब क्या, कि जो लेता है, ठीक है, जो कलर लेते हैं, जो स्टेन लेते हैं, उनको हम लोग ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। जो स्टेन नहीं लेते हैं उनको हम लोग ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर में अंतर है, कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जब यूकारियोटिक आएगा तो बताएंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकारियोट चाहे प्रोकारियोट एक ही तरह के होते हैं, बहुत अंतर नहीं होता है। थोड़ा बहुत सभी में अंतर होता है, लेकिन लगभग लगभग एक तरह के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि ध्यान रखिएगा मोटा मोटा कैसे होता है, समझाने के लिए कि ये स्ट्रक्चर, ये वाला जो है आपका, ये आपकी एक, जैसे कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तो इसकी सेल वॉल का छोटा सा पार्ट ऐसे काट दिया। ठीक है, इसको छोटा सा पार्ट ये ग्राम पॉजिटिव का दिखा रहा है, ये ग्राम निगेटिव का दिखा रहा है। तो इसमें अब यदि आप देखेंगे तो यहां से देखिए, नीचे वाले पार्ट को सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है, यही वाला बता दीजिए। ऐसे छोटे छोटे बबल्स है ना, ये बबल्स हैं। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ठीक है, ये किसमें? पॉजिटिव हो गया। ये कौन सा है? ग्राम पॉजिटिव। नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे हम लोग बाद में देखते हैं, बताएंगे यूकारियोट्स में। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही तरह की होती है लगभग, यूकारियोट चाहे प्रोकारियोट, लेकिन सेल वॉल में डिफरेंस होता है। अब देखिए, ये कौन सी लेयर है? सेल वॉल है ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ी सी गैप रहती है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, कोई बात नहीं। हम लोग मेनली स्पेस पे कंसर्ट करेंगे, यानी कि इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की एक मोटी लेयर होती है, जिसमें ग्राम पॉजिटिव में। और हम लोग ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं। ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, फिर ये क्या है? ब्लू ब्लू, सेम सेम सेल वॉल हो गए। सेल वॉल इसमें कैसी देख रहे हैं? पतली देख रहे हैं, सिंगल लेयर होती है। और फिर उसके ऊपर दोबारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पे जो इसको इसको देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं कुछ, इसको बोलते हैं एलबीएस, लाइपोपॉलीसेकेराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके उसमें भी दिया हुआ है, फिगर नहीं दिया हुआ है, लेकिन लाइपोपॉलीसेकेराइड दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। तो ये समझाने, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दिया हुआ है, तब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में से क्वेश्चन उठाएंगे ये। अब हम ये मेन डिफरेंस बताएंगे, आप डिफरेंस समझ के कुछ अंतर, यानी कि आप यदि हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखें तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन
और आपकी एक लेयर क्या हो गई, सेल वॉल की। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखें, मोटा इसको देखिएगा, ग्राम नेगेटिव देखें, ये आपकी क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन, ये आपकी सेल वॉल, इसकी सेल वॉल थोड़ी मोटी है, ठीक है। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाली की सेल वॉल क्या है, थोड़ी थिक है। इसकी क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव है, और ये क्या है, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। इसकी क्या है, थिन है, पतली है, देखे होंगे यहाँ सिंगल लेयर है, ठीक है। फिर इसके बाद एक लेयर हम ये देखते हैं, लेयर ये भी है, एक्स्ट्रा लेयर है कि नहीं। फिर इसके बाद एक लेयर एक्स्ट्रा ये है, इसको बोलते हैं लाइपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइपोपॉलीसेकेराइड लिख लीजिए, एलपीएस, लाइपोपॉलीसेकेराइड। यानी कि लाइपोपॉलीसेकेराइड प्लस उसमें क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है साथ में। यानी कि इसमें आप देखते होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दो पार्ट हुआ, ग्राम निगेटिव में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर है और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटी सी बाहर की ओर है, देख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर देखिए, सेम ऐसा ये लगा दिया ना, तो ये ग्राम नेगेटिव का है। समझ रहे हैं इस चीज को, अभी जब वो आएगा आपका ग्राम स्टेनिंग बताएंगे तो आएगा इसमें। देखिए ग्राम स्टेनिंग में अब क्या करते हैं, स्ट्रक्चर याद कर लीजिए दोबारा, या तो ऐसे आप लोग बना ही लीजिए एक रफ डायग्राम। इसमें क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल, ठीक है। ये आपकी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपकी हो गई सेल वॉल, ठीक है। और बाहर वाला पार्ट क्या हो गया, लाइपोपॉलीसेकेराइड का प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी छोटा सा पार्ट है। यानी कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस पे, ग्राम स्टेनिंग पे, कि आप लोग में आया ना ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सब लोग देख रहे होंगे। अब हम लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होता क्या है, एक हाँ, वो आप लोग बैक्टीरिया वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना बेटा, फिर उसमें आ जाएगा ग्राम पॉजिटिव। अक्सर क्या ध्यान रखिएगा, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो अक्सर डिजीज कॉज करते हैं, एक मोटा मोटा ऐसे याद रखिएगा। अभी बेटा ये सब बता देंगे एग्जाम्पल, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताते हैं, ताकि फिर अभी ग्राम पॉजिटिव ये बीच में छूट जाएगा, फिर इसको शुरुआत करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग ग्राम स्टेनिंग की बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट कीजिएगा। ग्राम स्टेनिंग में हम लोग दो कलर याद रखेंगे, दो चीज मेन चीज याद रखना है। ग्राम स्टेनिंग में हम लोग कौन सा स्टेन यूज करते हैं, क्रिस्टल वायलेट, हो गया। चलिए ग्राम स्टेनिंग कर लेते हैं, फिर चलते हैं, एक ये कंप्लीट हो जाए ग्राम स्टेनिंग। एक ग्राम स्टेनिंग में दो कलर याद रखिएगा, एक तो याद रखिएगा आप कौन सा, क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट से हम लोग कलर करते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरा क्या रखेंगे, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन क्या होता है, मॉडरेंट की तरह काम करता है। मॉडरेंट का मतलब क्या हुआ, क्रिस्टल वायलेट को इसके ऊपर चिपका देगा, ठीक है। दो याद रख, क्रिस्टल वायलेट से कलर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आयोडीन यूज करते हैं, और आयोडीन क्या काम करता है, मॉडरेंट की तरह काम करता है। सही नहीं आ रहा है। ये मॉडरेंट की तरह काम करता है। मॉडरेंट क्या काम करता है, क्रॉस लिंक बना देगा, क्रिस्टल वायलेट जैसे उसके ऊपर आया तो क्रिस्टल वायलेट को क्या करेगा, इससे सेल वॉल से लिंक कर देगा, यानी क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन यहां पे एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो किससे चिपकाता है, सेल वॉल से चिपकाता है।
अब चूंकि इसके सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल है, तो क्या होगा आपका जो कलर होता है वो कहाँ चिपका देता है, क्रिस्टल वायलेट से, क्रिस्टल वायलेट कहाँ चिपकेगा, सेल वॉल से चिपका देगा। ठीक है। अब लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, वो सबसे बाहरी लेयर में आ जाता है, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन है, सबसे बाहरी आ गया। और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल से धोते हैं लास्ट में। जब अल्कोहल से हम लोग वॉश करते हैं तो ये बाहर की जो लेयर होती है ये हट जाती है। ठीक है। किससे धोते हैं अंतिम में, वॉश करते हैं किससे, अल्कोहल से। जब अल्कोहल से हम लोग वॉश करते हैं, सबसे बाहर की लेयर कौन सी थी, लाइपोपॉलीसेकेराइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो क्या होती है, हट जाती है। जब वो हट जाती है तो क्या होगा, कलर भी हट गया, उसके साथ वो लेयर हटा और कलर भी हट गया। लेकिन इसमें बाहर की लेयर नहीं है, ग्राम पॉजिटिव में, तो इसमें कलर आपका बना रहेगा और इसमें कलर आपका हट जाता है, ये कलर हो जाता है। समझ गए। Yes, sir. और फिर इसके बाद जब इस कलर हट जाता है तो फिर इसके बाद सेफ्रोनिन आप लोग यूज करते होंगे, आप लोग भी अपने यहाँ पिंक कलर का हल्का रेडिश होता है, रेडिश पिंक। फिर सेफ्रोनिन से हम लोग कलर करते हैं, क्योंकि जो कलरलेस हो जाएगा तो माइक्रोस्कोप पे तो हम कुछ दिखाई नहीं देगा बेटा, तो हम लोग कैसे फिर सेफ्रोनिन से कलर करते हैं। तो क्रिस्टल वायलेट क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट जो आपका ब्लू होता है, ठीक है। अब ब्लू के ऊपर पिंक या रेड तो चढ़ेगा नहीं, लेकिन यदि जो कलरलेस है इसके ऊपर तो चढ़ जाएगा, तो ये क्या दिखाई देने लगता है, पिंक। यानी कि जो आपका कलर के हिसाब से जो कलर ले लिया, जो ब्लू दिखाई देने लगा, वो क्या हो गया, ग्राम, ग्राम स्टेनिंग में पॉजिटिव। दूसरा, जो कलरलेस हो गया अल्कोहल के बाद और फिर सेफनिन के बाद पिंक हो गया, वो क्या होगा, ग्राम नेगेटिव। ये पूछता है आप लोगों को। अब ये ग्राम स्टेनिंग समझ गया, चलिए बस यही था इसमें आपका। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम होगी देख लीजिए, फिगर कोशिश कीजिएगा आप लोग अपने हैंड से खुद बनाइएगा तो आप लोग को याद रहेगा वो। धन्यवाद।